हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, आशा है मुझे ऐसी। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का, यानी कि पार्ट सेकंड स्टूडेंट। आपको पार्ट 1 अवेलेबल हो गया होगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के हम सवाल नंबर हमने उसमें देखे थे 1 से लेकर 10 तक। अब देखते हैं हम यहाँ से 11 सवाल से, और इसमें पूरे 20 सवाल हैं, फिर हम देखेंगे उसको, ठीक है, यानी कि 20 तक। तो आइए आज हम शुरू करते हैं, यानी कि अपनी 11वें सवाल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये, क्योंकि इसमें सवाल ये थोड़ा लंबे हैं तो बोर्ड पर लिखने में देर लगेगी, इसलिए मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। आप इसमें देखेंगे किताब में, ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 11वां सवाल, ठीक है। और मैं बोल करके बताऊंगा, तो और मैं उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस पर क्या लिखूंगा, समीकरण लिखूंगा, ठीक है, जो भी बनेगी। तो यदि किसी एबी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद है ना, अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है ना। और इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर क्या कह रहा है वो देखते हैं, और फिर हमसे जो पूछा है वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये प्रथम n पदों का योग है ना, एस एन दे रखा है यहाँ से, सवाल नंबर 11, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से एस एन दे रखा है, एस एन एन पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद s1 क्या है, a1 या s1 का हो इसे, ये पूछा है हमसे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मान लो कोई भी AP जो होती है, तो वो क्या होती है, इस तरीके से a1 a2 और a3 और डॉट डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ से यानी कि ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है। तो पहले हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो वो देखिएगा आप, s1 है ना बराबर a1 बराबर, अब देखो जहाँ sn तो हमें दिया है ना, तो जहाँ पर n है वहां पर 1 रखो, s1। तो s1 तो ये हमने रख ही चुके हैं हम, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, अब इसके बराबर क्या है, ये है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कितना आएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यानी कि जो s1 है या a1 का हो इसे, तो वो कितना आ गया स्टूडेंट हमारा, ये 3, ठीक है स्टूडेंट। तो एक हमारा आंसर ये आ जाता है। अब देखो अगला क्या कहता है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो यहाँ पर देखो दो पदों का योग जो कह रहा है ये, तो दो पदों का योग, अब देखो यहाँ पर से a1 है, तो यानी कि एक सिंगल है। अब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ a1 प्लस a2, ठीक है। तो a1 प्लस a2 भी कह सकता हूँ, दो पदों का योग कह रहा है, ठीक। तो यहाँ से अब ये दो पदों का योग कह रहा है, तो इसको बराबर s2 कह सकता हूँ। अब ये, अब जहाँ NMR 2 रखो, -2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब 4 दूनी 8 -4, तो यहाँ पर आ गया ये 4, ठीक है। ये है क्या, दो पदों का योग आ गया ये, है ना। प्रथम दो पदों का योग क्या है, ये बोला है इसने। अब तो यहाँ पर से ठीक है, तो ये दो पदों का योग आ गया क्या, s2 बराबर 4। अब यहाँ पर से पूछा है ना दूसरा पद क्या है, ठीक है। तो ये तो दो पदों का योग आ गया स्टूडेंट, लेकिन s2 बराबर इतना होता है ना, इसलिए a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4। अब a1 हम निकाल चुके हैं, ठीक है, क्या है, 3 है। तो यहाँ से 3 रखेंगे, प्लस a2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से a2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, ये दूसरा पद आ गया, ये आ गया दो पदों का योग, ये आ गया प्रथम पद या n पदों, यानी कि प्रथम पद यानी कि s1, ठीक है, यानी कि पहले पद का योग, या कह सकते हैं हम पहला पद यानी कि प्रथम पद। ये आ गया दो पदों का योग, है ना, जो हमसे पूछा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पूछा है हमसे, यानी कि दूसरे पद क्या है, तो दूसरा पद भी हमने निकाल दिया ये, ठीक है। अब इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पदों का योग ज्ञात करना है ना। तो तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ से तीसरा पद देखो क्या होता है, तो तीसरा पद अगर मैं कहूँ तो वैसे तो a3 निकालना है, ठीक है। तो तीसरा पद, तो इसको जब ये तीसरा पद लिखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, s3 माइनस s2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसको, तीसरे पद को, s3 माइनस s2, है ना। तो यहाँ से इस पर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, है ना।
तो यहाँ से S3 माइनस S2, अच्छा सवाल है, आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से देखो S3 क्या है, यानी कि ये है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर n है वहाँ 3 रखो, -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट माइनस S2 क्या है 4, जहाँ n है वहाँ 2 रखो, -2 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट अब यहाँ से देखो 4 तिया 12 और 3 तिया 9। अब यहाँ से 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से देखो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 3, -4, ये हो गया -1, तो A3 कितना आ गया स्टूडेंट -1, ठीक है। तो यहाँ से A3 कितना आ जाता है -1। अब देखो वहाँ क्या आ गया भाई, ये आ गया तीसरा पद। अब ये हमने एक ये निकाल लिया, तो हमने ये 4 निकाल लिया है ना। अब कहा गया हमसे 10वां पद क्या है, तो 10वां पद के लिए क्या करेंगे, देखो A10 पूछा है हमसे, तो A10 को देखो S10 माइनस S9 लिख लेंगे। जैसे इसको लिखा A3 को क्या लिखा S3 माइनस S2, A10 को क्या लिखेंगे S10 माइनस S9। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो S10 को जब लिखूंगा मैं, है ना, तो ब्रैकेट और यहाँ से अब क्या कितना रखेंगे 10, हाँ माइनस का 10 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से 4 ब्रैकेट में 9 माइनस 9 का स्क्वायर और ब्रैकेट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 40, और ये कितना हो जाएगा 10 है 100, यानी कि किसका हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, और माइनस है बीच में, और यहाँ से 4 में 36, 9 में 81, ठीक है। डन स्टूडेंट। यहाँ से बच गया माइनस का 60, और यहाँ से ये है माइनस, ठीक। अब यहाँ से देखो कितना जाएगा, 11 में 6 5, अब यहाँ पर से माइनस कर रहे हैं हम, है ना, ये आ गया 60, हमने देखा। अब यहाँ से माइनस कर रहे हैं, तो 11 में 6 गया 5, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, है ना, माइनस का, तो ये आ गया 45 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो माइनस का 60 और ये हो जाएगा प्लस का 45, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 15, है ना, 15 बचा माइनस का, तो ये आ गया कितना A10 निकल गया। A10 कितना आ गया माइनस का 15। तो स्टूडेंट एक ये हमने ये देखा। अब हमने एक और निकालना है, क्या nवां पद, है ना। तो nवें पद को और देख लेते हैं जल्दी से। अब मैं इसको इधर का मिटा देता हूँ, ठीक। तो ये आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक। तो मैं इसको इधर का मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये क्या है ना, nवां पद, तो यहाँ से an, तो अब an को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे A10 को S10 लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कितना Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो यही तो लिखा है S10 माइनस S9, का मतलब यही तो हुआ n माइनस 1, मतलब n जितना है वहां से 1 घटा दो, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ से देखो जहाँ पर n था वहां तो n ही रहेगा, वो क्या था 4n माइनस n स्क्वायर, है ना, ये था ना, ठीक है। अब देखो माइनस यहाँ से 4, और जहाँ n था वहां क्या रखना है n माइनस 1, माइनस और यहाँ से n स्क्वायर था, तो n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा n पद निकल के आ जाएगा। तब यहाँ से 4n माइनस n स्क्वायर करते हैं, ये क्या कर दिया हमने, ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, यानी कि माइनस अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4n और यहाँ से प्लस का 4, ठीक है। ये माइनस का 4n, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस, और 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 4, ठीक है। अब यहाँ से माइनस, अब देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस का n स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सब समीका बन गई नहीं ये, तो यहाँ से इसको खोलेंगे। अब यहाँ से ये क्या रहता है ना +1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई अंदर हो रही है माइनस की। अब यहाँ पर रहता माइनस का, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 रहता है यहाँ पर और 2n, ठीक है। तो यहाँ से ये कर दिया हमने। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, 4n से 4n कट जाएगा, है ना, और n स्क्वायर ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से n स्क्वायर ये वाला, ठीक है, माइनस का n स्क्वायर, तो माइनस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। अब यहाँ से ये आया +4 और ये आया +2n, ठीक है ना, +2n। तो यहाँ से क्या हुआ माइनस का 2n स्क्वायर और +2n और +4, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हुआ, ये an का पद हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हुआ हमारा 11वां सवाल। अब हम जल्दी से देखते हैं अपना 12वां सवाल, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। तो आपको ये समझ में आया कि हमने कैसे करा। ठीक है, तो देखो अब 12वां सवाल क्या है, मैं पढ़कर अभी बताऊंगा आपको। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, है ना। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो कितना, यानी 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य पहला पूर्णांक क्या होगा हमारा, 6 ही होगा, है ना। तो ए बी बनेगी, ए बी बना लेते हैं। तो ए बी बनेगी 6 12, है ना, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और डॉट डॉट डॉट, है ना, कॉमा, ये ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सब किसका ज्ञात करना है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। तो यानी कि यहाँ से a इक्वल टू 6 आ जाएगा, d भी 6 आ जाएगा, है ना। अब ये कितने 40 धन पूर्णांक हैं, तो n कितना हो गया हमारा, 40 हो गया, है ना। और एस एन हमें, यानी कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, तो S40 जो है हमें ज्ञात करना है, S40 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सारा कुछ तो दिया है। अब S40 का फॉर्मूला लगाओ जो हमने पढ़ रखा है अपनी 5.1 का, यानी कि जो मैंने 10-15 मिनट के शुरू में बेसिक समझाया था, तो मैंने उसको फॉर्मूले बताए थे। जिसने नहीं देखी हो वीडियो, तो वाली वीडियो देखने पहले जाके, तो उसमें सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो S40 बराबर, है ना, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर भी क्या होता है। एस एन बराबर n/2 होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो अब यहाँ पर मान पुट कर रहे हैं, 40/2 और 2 इंटू क्या 6 है, प्लस 40-1, और डी कितना 6 है। तो यहाँ से 20 12, और यहाँ से हो गया 39 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से 20, और यहाँ से 12 प्लस 6 का 4, 5 हासिल 36 18 5 23। ठीक है, तो यहाँ से 20 मल्टीप्लाई बाई, हाँ 4 2 6, 3 और 1 4 और 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आया ये, चलो इधर लिख दे रहा हूँ मैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, तो 2 6 12 का 2, 1 हासिल, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, तो S40 कितना आ गया, 4920। ठीक है, तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो होगा जो 6 से विभाज्य है, उनका कितना होगा 4920, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये आपने देखा अपना 12वां सवाल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। अब देखो 13वां सवाल क्या कहता है। 13वां सवाल ये कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने, 8 के प्रथम 15 गुणज, है ना। तो जितना भी दे रखा होता है ना स्टूडेंट, जैसे इसमें दे रखा था पहले वाले में 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, इसमें क्या रखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो ये जो क्या हो जाता है, जैसे 15 है यहाँ पर, तो ये n बराबर हो जाएगा, वहां पर 40 था तो वो n बराबर हो गया। अब 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी कि पहला गुणज तो क्या होगा 8 ही होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ से AP बराबर जो बनेगा हमारा 8, और 8 दूनी 16, 8 या 24, और डॉट 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 चलते जाएगा, है ना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है ना। तो प्रथम 15 गुणज यानी कि जो लास्ट वाला होगा, तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, 15 8 120, है ना। तो ये जो लास्ट वाला होगा वो वैसे तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है ना। तो कितना, ए बराबर कितना आ गया 8, डी बराबर कितना है 8 है, एन बराबर कितना है 15 है। ठीक, तो और यहाँ पर से अगर मैं निकालना चाहूँ ए एन, तो ए एन भी हमें कितना दे रखा है 120, है ना। 40, ये क्या रखा है इन्होंने, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर से n हमें पता है, ए एन बराबर 120 है। तो यहाँ पर से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं S15 बराबर n/2 और a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला भी लग सकता है यहाँ से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो 15/2, a कितना 8 प्लस ये कितना हो गया 120, है ना, ए एन। तो 15/2, और यहाँ से कितना हो गया 128। तो 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 चौक 8,
और 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, 60 का 0, 86, 15 छक्का 90 और 6 कितना हो गया, 15 चौका 60 का 0, 86, 15 छक्का 90 और 6 960, ठीक है 96 हो गया ना। तो S15 ये कितना आ गया 960। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हो जाता है हमारा 13वां सवाल, ठीक है। तो ये हमने देखा 13वां सवाल। अब देखो 14वां कौन सा है ना, तो 14वां यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूँ ना, नहीं आएगा तो इधर का मिटा देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया हमने जो हमने देखा 13वां सवाल। ये कौन सा था 13वां सवाल हमारा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है, तो यानी कि 0 और 50 को छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कहा गया है, देखो इसमें आपको ये तीनों सवाल दिख जाएंगे और ऊपर के 12, 13, 14 भी, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये ज्ञात करना है 0 और 50 के बीच में। तो 0 और 50 के बीच यानी कि 0 को और 50 को छोड़ देंगे। तो यहाँ से 1 से शुरू करेंगे हम, 1, 3, 5 और यहाँ से ये 49 तक चला जाएगा ना, क्योंकि विषम संख्या तक लेना है ना। और विषम संख्या यानी कि जो 2 से नहीं कटती है ना मोस्टली। तो यहाँ पर से 0, 50 के बीच की हमने विषम संख्याएं लिखी हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर a बराबर 1 है ना, और d बराबर 2 है, और अगर an देखें तो यहाँ से 49 है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, अब इनका योग ज्ञात करने के लिए तो n चाहिए ना स्टूडेंट, n चाहिए। और Sn मतलब अभी जो भी आएगा n, तो मैं लिख लेता हूँ Sn ज्ञात भी करना। तो n भी ज्ञात करना और Sn भी ज्ञात करना है, मतलब योग तो ज्ञात करना है ही, लेकिन उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें n की, है ना। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या n। तो n किससे निकलेगा, an विभक्त के फॉर्मूले से, तो है ना, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है स्टूडेंट, है ना। an हमें दे रखा है इसलिए 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n हमें निकालना है और d हमें दे रखा है 2। अब यहाँ से ये 1 इधर जाएगा तो ये कितना जाएगा 48, और यहाँ से n माइनस 1 इंटू 2, अब 2 से ही कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो n बराबर कितना आ गया 25 स्टूडेंट। डन, ये समझ में आया आपको, ठीक। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 25 आ गया। अब जब हम क्या निकालेंगे S25, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ देखो, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला मैंने लिखा था आपने देख लिया होगा वो Sn वाला फॉर्मूला, ठीक। तो 25/2 और 2 इंटू 1 प्लस n हमें ज्ञात हो गया है माइनस 1 इंटू डी इतना 2 है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, जो ये आएगा इसके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग जितना ये सॉल्व करके आएगा उतना ही आंसर होगा। डन स्टूडेंट। तो ये आपने इधर का मतलब उतार लिया होगा, ये 13वां सवाल। तो मैं इसको रख कर देता हूँ रॉ। तो ये हो जाता है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से देखो अब ये S25 है ना, तो यहाँ से 25/2 और ये हो गया 2 प्लस 24 इंटू 2। डन स्टूडेंट। यहाँ से 25/2 ये 2 प्लस 24 दूनी 48, ठीक। ये 25/2 और इंटू 50। अब यहाँ से हो गया 25 बार, ये कट जाएगा, 25 की 25 से करेंगे तो कितना था 625, ठीक है। तो S25 यानी कि 0 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है स्टूडेंट 625, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो जाता है, यानी कि 14वां सवाल। अब देखो हम करते हैं अपना 15वां सवाल, है ना। तो ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ इसकी लैंग्वेज पढ़ करके, ठीक है। फिर हम इसको सवाल को बोर्ड पर लिखने की कोशिश करेंगे और फिर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो ध्यान से सुनना। निर्माण कार्य से 15 सवाल के लिए समझा रहा हूँ। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, है ना, कोई निर्माण कार्य चल रहा है उससे संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि अगर देर हो जाती है तो जुर्माना लगाने का प्रावधान जो कुछ इस तरीके से बता रखा है वो सुनना है ना। पहले दिन के लिए, कौन से पहले दिन के लिए 200 रुपये है, ठीक है। अगर मतलब लेट होगा, विलंब होगा, तो पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है 200 रुपये है, ठीक है। दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितना है, हाँ 250 रुपये है, ठीक है। फिर तीसरे दिन के लिए 300 रुपये है, इत्यादि ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक
है ना। तो यहाँ से आपने तो देखा कि पहले दिन के लिए कितना था, 200 रुपये था, फिर दूसरे दिन के लिए कितना हुआ, 250 हुआ, फिर तीसरे दिन के लिए 300 हुआ। ठीक, तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, हर एक दिन के पहले से अपने से पहले दिन के मुकाबले कितना बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वही कहा है। तो एक ठेकेदार को, है ना, जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कोई ठेकेदार है तो उसको जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है ना। तो अगर 30 दिन का विलंब हो जाता है तो उसको कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी योग निकालना है। ठीक है, कितने दिन का, 30 दिन का। ठीक, तो n क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम बोर्ड पर लिखते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, ये आपने उतार लिया होगा। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये आपने लिखा, ये आपका है अब 15वां सवाल। ठीक, तो यहाँ से देखो 15वां सवाल। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एपी बन जाएगी ना, ये एपी पहले दिन के लिए ऐसे 200 रुपये है। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ से दूसरे दिन के लिए 250 है, फिर 300 है। अब ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से योग पूछा है हमसे, तो ए बराबर यहाँ पर जो दिया है ना, तो 200 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर एन है 30, यानी कि 30 दिन के लिए करना है। और यहाँ से एस निकालना है ना। तो यहाँ से हमें सब कुछ तो दिया है, हमें क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले से आते हैं हम। चूंकि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसलिए s 30 इज इक्वल टू 30/2 है ना। और ये है a 200 प्लस n है 30 - 1, डी कितना है 50। तो ये आ जाता है यहाँ से। अब यहाँ से ये बच जाएगा 15, है ना, ये 2 से कट जाएगा, जो हो गया 400 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, तो अब हम इधर देखते हैं। तो यहाँ से एस 30 इज इक्वल टू 15, है ना, 400 प्लस, अब ये देखो 5 ना 45 का 5, ठीक है, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, है ना, और ये 1 0। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, 1450। 5 में 45 का 5 लिखा, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, तो ये बन गया 145 और 1 0, तो ये बन गया 1450। ठीक, तो यहाँ से देखो 15 और ये कितना हो जाएगा 1850। डन। अब यहाँ से देखो 15 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 15 पंजे 75 का 5, 7 हासिल, ठीक है, 15 अट्ठे 120 और 7 127 का 7, 12 हासिल, 15 कन 15, 15 और 12 कितना हो गया स्टूडेंट, कितना हो गया बताओ, 27। ठीक है, 15 और 12 27 और 1 0 है। ठीक है, तो ये हो गया S30 कितना आ गया 27,750। ठीक है, तो यहाँ से ये कहा है यदि वह इस कार्य को 30 दिन का अगर विलंब कर देता है तो उसको जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, 27,750 स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर से ये हो गया डन। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे उसको, है ना, यानी कि मुझे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, तो उसकी राशि कितनी आ गई 27,750 रुपये, इतने रुपए अदा करने पड़ेंगे उसको। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये है 16वां सवाल अब, है ना। तो मैं इसको, ये आप लिख लो, मैं एक बार आपको पढ़ करके बता देता हूँ 16वां सवाल। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक, है ना, प्रदर्शन के लिए, ठीक है, यानी कोई विद्यालय है उसमें बच्चों को शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है ना। तो ये कुल राशि है कितनी है, 700 रुपये, 7 नगद पुरस्कारों की, है ना। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए स्टूडेंट, है ना। तो देखो अब ये सवाल ये कई तरीके से हो सकता है, हम जिस तरीके से करेंगे वही बेस्ट है और वही आसान रहेगा। ठीक है, आपके लिए। ठीक, तो अब मैं इसको करता हूँ बिना किसी देरी के, हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 16 की तरफ। तो देखो 16, ये 16वां सवाल। ठीक, तो ये 16वां सवाल है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है
7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। तो पुरस्कार कितने हैं स्टूडेंट? 7। तो यहाँ पर से जो दिया है ना ATQ, तो n इज इक्वल टू वैसे तो 7 दिया है, ठीक है। तो और S7 कितना है? ये है 700 रुपये, है ना। तो ये जो कुल पुरस्कार राशि है वो 700 रुपये है, ठीक है। तो ये दे रखा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के ए का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट, है ना। तो ए का जब मान ज्ञात करेंगे तो ए के मान से सारे के सारे A2 भी आ जाएगा, A3 A4 सब आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लैंग्वेज पढ़ करके क्या बनाएंगे, आप देखो समीकरण बनाते हैं, ठीक है। तो माना, है ना, अगर AP मैं कहूँ, है ना, तो AP अगर मैं कहूँ तो AP तो ऐसे ही बनती है ना स्टूडेंट। जैसे मान लो A1 है ये, और A2 है ना, A3 है और A4 है, तो डॉट 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 क्या चलेगा, AN तक चलेगा। डन। अब यहाँ से देखो ये कहा गया है इसमें A बराबर 20, A1 मान लो A1, ठीक है। A1 कितना है? A है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ करके ये बना रहे समीकरण, ठीक है। तो यहाँ से पहला पुरस्कार का जो है A है, मान लिया उसकी कीमत, प्रत्येक पुरस्कार की कीमत जो है A मान ली, हाँ, A1 की A, ठीक है। तो A2 ये कितना है? अभी कह रहा है अपने से 20 रुपये कम है ना, ठीक है। यही तो कहा है, ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो ये पहला पुरस्कार हो गया, इससे 20 रुपये जो कम होगा तो A-20 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो A3 हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर ये कम होगा अपने से, यानी कि ये वाला जो है अब इससे भी 20 रुपये कम होगा, तो यानी कि 20 रुपये और माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? A-40, ठीक है। तो यहाँ से ये तीसरा पुरस्कार हो जाएगा। अब ये A4 है, तो ये अब 20 रुपये और कम हो जाएंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 60 रुपये, ठीक। वैसे ही A5 ये कितना हो जाएगा? अब वैसे ही इसमें से भी 20 रुपये कम होंगे, तो देखो A-60 - 20, तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा? A-80, ठीक है। तो A6 A-100, A7 इसी तरीके से A-120, ठीक है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर से ये क्या आ गए, हमारे सातों पुरस्कार मैंने लिख लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका योग कितना है? 700 रुपये है ना। तो ये वेरी सिंपल तरीका है, ठीक है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इनका जो योग है, यानी कि A1 A2 A3 और A3 A4 A5 प्लस A6 प्लस A7, इनका योग कितना है स्टूडेंट? 700, ठीक है। तो ये 700 है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये 700 है। अब इनकी वैल्यू इसमें से उठा के इसमें रख दो, ठीक है। तो A1 की वैल्यू A है, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है? A-20 है। A3 की वैल्यू कितनी है? A-40 है। A4 की यहाँ पर प्लस लगाओ, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ से A1 की ये हो गई, A2 की ये हो गई, A3 की हो गई, A4 की लिखो, है ना, A-60 प्लस A5 की A-80 प्लस किसकी? A6 की A-100 प्लस A7 की A-120 इज इक्वल टू 700। अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 1A 2A, चलो पहले ब्रैकेट खोल दो, है ना। A-20 प्लस A-40 और प्लस A-60 प्लस A-80, ऐसा अच्छा समझ में आएगा आपको, प्लस A-100 प्लस A-20 इज इक्वल टू 700, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो A हो गए, है ना। तो यहाँ से लिखूंगा मैं 7A, ठीक। अब देखो यहाँ पर से ये 20 40 60 और 60 120 120 और 80 कितना हो गया? 200 200 और 100 300 300 420, है ना, माइनस का 420, ये हो गया 700। डन स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से 7A ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 4 11, ये हो जाएगा 1120। अब A इज इक्वल टू, अब देखो 7 से कटेगा तो यहाँ से कितनी बार जाएगा? ये 7 ही का ना, 7 एक बार, ठीक है। यहाँ से बचा कितना बचा? 7 4 11, तो 42 हो गया यहाँ, तो 7 6 42। अब यहाँ से 0, ठीक है। तो A इज इक्वल टू हो गया 160, ठीक है स्टूडेंट। तो जो पहले पुरस्कार की कीमत है ना, पहले पुरस्कार की जो कीमत है वो कितनी आ गई? 160 रुपये, ठीक है।
और यहाँ पर लिख सकता हूँ या इसको मिटा के इधर समझाऊँ, ऊपर समझा देता हूँ, चलो मिटा के, है ना। ठीक, तो यहाँ से यहाँ समझा देता हूँ। तो यहाँ से यही कहा था इन्होंने, प्रत्येक पुरस्कार की कीमत याद करनी है ना। तो यहाँ से देखो ब्लू, ये मार्कर यूज कर रहा हूँ ब्लू। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 160। अब A2 कितना है, A2 तो कितना है, A माइनस 120 है, तो यानी कि 160 माइनस 20, तो ये कितनी आ गई 140। इसी तरीके से A3, अब 160 में से कितनी माइनस हो जाएगा 60, तो यहाँ से 100। A4 की वैल्यू 160 में से ये A4 आया ना, A2 ये हो गया माइनस, हाँ, तो A3 140, तो यहाँ से A3 120, ठीक है। यहाँ से 40 माइनस होगा ना, अब A4 60 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 100। A5 इस तरीके से क्या आ जाएगा, A5 हाँ ये है, तो यहाँ से आ जाएगा 80। डन। यहाँ से A6 कितना आ जाएगा, A6 के लिए 100 माइनस करना पड़ेगा तो 60, और A7 कितना आ जाएगा, इसके लिए क्या माइनस करना पड़ेगा 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 160 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 40, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रत्येक पुरस्कारों की कीमत आ चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपने देखा अपना कौन सा 16वां सवाल, ठीक है स्टूडेंट, 16वां सवाल। हम चलते हैं अपने 17वें सवाल की तरफ, ठीक। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, या आपने एक मिनट आप इसको लिख लीजिए, मैं इतना पढ़ देता हूँ सवाल, है ना। 17वां, तो एक स्कूल के विद्यार्थी, 17वां सवाल ध्यान से सुनना, है ना। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर, है ना, तो बच्चों को पेड़ लगाने हैं। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, है ना, जैसे सेक्शन होते हैं ना आपके, जैसे 10th में होंगे तो 10th में भी सेक्शन होंगे ABC, है ना, तो इस तरीके से। तो प्रत्येक अनुभाग यानी कि सेक्शन, ठीक, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि जिस अनुभाग में जितनी संख्या है उतने पेड़ लगाने हैं, ठीक है। उदाहरणार्थ नहीं, उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग है ना, कक्षा 1 का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, ठीक, डन। पूरा पढ़ते हैं, है ना, आधा मतलब दूसरे चैप्टर में, है ना, दूसरे पेज पे, है ना। और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, है ना, यानी कि ऐसे ही चलते जाएगा। और ऐसा कक्षा 12th तक चलता है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं स्टूडेंट, है ना, यानी कि सेक्शन है। तो प्रत्येक कक्षा के, यानी कि अगर पहली कक्षा है तो पहली कक्षा क्या हो गई, पहली कक्षा के 3 सेक्शन हो गए, है ना, ABC, ठीक है। इस तरीके से 12th तक चलता है। और इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, है ना, यानी कि योग पूछा है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो मैं लिखता हूँ अपना 17वां सवाल। तो यहाँ पर देखो 17वां सवाल, तो यह है 17वां सवाल, लिखता हूँ 17वां, ठीक है। तो यहाँ से कहा है, अब देखो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कक्षा 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसे ही कहाँ तक है, कक्षा 12 तक है, ठीक है। अब इसके क्या है, जैसे इसके भी 3 अनुभाग हैं, मान लो ABC, और इसके भी 3 अनुभाग हैं ABC, ठीक है। और ऐसे ही इसके भी यहाँ तक है ABC, 3 अनुभाग हैं इसके, है ना। तो यही कहा गया है कि इत्यादि, ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा, और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, ठीक है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो मान लो अगर पहली कक्षा पेड़ लगाएगी तो ये कितने पेड़ लगाएगी, 3, है ना। पहली कक्षा के 3 अनुभाग है ना, और एक कक्षा को, यानी कि एक अनुभाग अपनी संख्या के बराबर क्या लगाता है, पेड़ लगाता है, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से 3 अनुभाग हो गए, पहली कक्षा हो गई, तो 1 या 3, यानी कि 3 पेड़ लगाएगा ये। और ये 2 है तो ये इसके भी 3 अनुभाग हैं, तो ये कितने पेड़ लगाएगा, 6 पेड़ लगाएगा, डन। अब इसी तरीके से ये 3 है और 3 ही अनुभाग हैं इसके, तो ये कितने पेड़ लगाएगा, 9 पेड़ लगाएगा, है ना। अब डॉट 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 ऐसे ही कहाँ तक चलेगा, 12th, यानी कि 12th क्लास तक। तो इसके भी कितने हैं, 3 अनुभाग हैं, तो ये कितना लगाएगा पेड़, 36 पेड़ लगाने हैं इसको, है ना। अभी इसी तरीके से ये सारे के सारे, यानी कि इनका योग कितना है ये पूछा है हमसे। तो यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये किसके अकॉर्डिंग था, ये तो ATQ था, डन।
ए 80 था। अब हम देखते हैं कि ए बराबर कितना है 3 है, तो डी बराबर भी 3 आ गया, है ना। ए एन बराबर का हो या एल बराबर का हो, ये कितना है 36। डन स्टूडेंट। और यहाँ से हमें एस एन ज्ञात करना है, डन है। अब यहाँ से जब योग ज्ञात करना है तो एन हमें पता होना चाहिए था ना स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से एन हमें पता होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ से एन निकाल सकते हैं हम, है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो किससे निकलेगा वो, एन अनुपात के फॉर्मूले से, चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ये देखो लास्ट टर्म हमें पता है 36 है, ए भी हमें पता है 3 है, एन हमें निकालना है तो निकाल लेंगे हम डी, है ना, कितना 3 है। तो यहाँ से ये जाएगा 33 और यहाँ से एन माइनस 1 और ये 3 से कट जाएगा 11, एन माइनस 1 एन इज इक्वल टू कितना है 12 स्टूडेंट। डन। अब हमें निकालना है किसका, क्या क्या निकालना है। अब देखो ये 12 आया ना, ये वैसे भी जाता है क्योंकि 12 कक्षाएं हैं तो n इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से हमने वैसे में निकाल लिया n इज इक्वल टू 12, तो तब भी 12 ही आया, है ना। अब हम निकालते हैं इनका योग, है ना, यानी कि S12, इसलिए S12 बराबर 12/2 और 2, अब ये कितना है 3 है ना। ये फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, ये तो फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। n माइनस 1 तो 12 माइनस 1, डी कितना है 3। अब यहाँ से आया 6, ये आया 6, 3 दूनी 6, ये 12 2 2 6 12, ठीक। अब यहाँ से 11 किया 33, ठीक है। अब यहाँ से 33 और 6 कितना हो गया 39, 6 इंटू 39। अब S12 तो यहाँ से ये कितना आ गया 6 9 54 का 4, 5 यहाँ से 6 3 18 और 5 23, 234। तो ये स्टूडेंट कितने पेड़ लगाएंगे, सारे क्लास के बच्चे मिलकर के 234 पेड़ लगने हैं, है ना। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इसमें कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है ये बताना था, तो ये कितने पेड़ आ गए हमारे 234। अब हम चलते हैं अपने 18वें सवाल की तरफ स्टूडेंट, है ना। तो ये आपने देखा कौन सा 17वां सवाल। तो एक बार मैं 18वां सवाल आपको दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा फिगर भी है, मैं फिगर वैसे बना दूंगा, पढ़ करके बता देता हूँ, है ना। इसमें थोड़ा ब्लर भी हो जाता है जब मैं आपको दिखाता हूँ तो, है ना। तो यहाँ पर से देखो मैं पढ़ता हूँ सवाल, क्या 18वां, ठीक है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ठीक है, कोई केंद्र है, चलो मैं साथ साथ समझाता हूँ, फिगर भी बनाता हूँ, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। डन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से ये 18वां सवाल है, ये 18वां सवाल है। इसमें कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र, है ना, ए और बी को लेते हुए, ठीक है। तो यहाँ से ये फिगर मान लिया हमने, यहाँ पर बनाता हूँ मैं फिगर, ठीक है। तो यहाँ से है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, तो केंद्र ए हो गया, से प्रारंभ करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है ये बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए, यानी कि ए और बी दो केंद्र हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ से बनाया, डन है। यहाँ से एक बार ये बी केंद्र है, तो यहाँ से मान लो, ठीक है। तो ए और बी दो केंद्र है, त्रिज्या 0.5, एक 1.0 1.5। अब इस तरीके से जब दे रखा होता है ना, तो त्रिज्या ए, है ना, 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, है ना, और 1.5 सेंटीमीटर, तो ये मान लो R1, है ना। तो R1 0.5 हो गई, R2 कितनी हो गई 1.0, R3 कितनी हो गई 1.5, R4 कितनी हो गई 2.0। ये हमें किसने दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से बाह्य उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, ठीक है, यानी कि अर्धवृत्त है और उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर सर्पिलाकार, है ना, सर्पिल बनाया गया है। तो सर्पिलाकार होता है यानी कि करेक्ट में बिल्कुल गोल नहीं होता, तो वो जो हो जाता है सर्पिलाकार हो जाता है, ठीक है। वो बिल्कुल गोल ना होकर के थोड़ा ऐसे हो जाए, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे इसमें फिगर बनाया है, ठीक है, इस तरीके से बनाया है फिगर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये सर्पिलाकार हो गया, मान लो यहाँ से कोई रेखा गई है ना, तो यहाँ से बी पॉइंट है, ये जो हमें फिगर प्राप्त है किसमें, बुक में, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से मान लो ये L2 है, ये L1 L2 क्या है, अर्धवृत्त की लंबाइयाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से L1 हो गई, ये L2 ये हो गई, और L3 ये हो गई, है ना, जो फिगर में दे रखा है L4। तो मैंने ये आपको पूरा फिगर बना करके दिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से कहा है
है ना, जैसा कि आकृति में 5.4 में दर्शाया गया है, यानी कि जो बुक में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। ठीक है, तो ये कितने सर्पिलाकार अर्धवृत्त बना रहा है, ये 13। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं आप। तो यहाँ से देखो, अगर मैं लिखूं 13 बना रहा है ना, तो यानी कि n इज इक्वल टू 13। ठीक है, n इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से देखेंगे हम, संकेत दे रखा है इन्होंने नीचे, वो भी पढ़ करके बता देता हूँ। क्रमशः केंद्रों ए बी, है ना, और ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1 L2 L3 L4 है। ठीक है, तो अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ कहाँ है, इन्होंने इतनी इतनी है, तो और इसमें मान दे रखा है 0.5 है, इतनी इतनी है। ठीक है, तो यहाँ से माना L1। अब इसकी लंबाई निकालने हम, ये त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो क्या होता है, परिधि, परिधि का फॉर्मूला पढ़ा है। वृत्त की परिधि क्या होती है, जल्दी बोलो। वृत्त की परिधि, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, क्या होती है, 2πr फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब जब ये अर्धवृत्त हो जाता है, अर्धवृत्त, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाती है, अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाती है। अर्धवृत्त का मतलब है कि आधा इसका, तो जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो πr बचता है। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, πr। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने देखा। अब क्या निकालना है, इसकी लंबाई। तो लंबाई तो स्टूडेंट ऐसे ही होगी, है ना। मान लो ये है कोई परिधि है ये। ठीक है, परिधि क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, अर्धवृत्त की परिधि ये हो जाती है। तो जब परिधि है, यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ पर कोई केंद्र है, तो यहाँ से ये हो गया, क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, अब ऐसा मान लो ये हो गया अर्धवृत्त। डन। तो ये जो इसकी परिधि है, यानी कि इसकी कुल लंबाई कह सकते हैं ना, तो जो लंबाई है वही परिधि होती है। ठीक है, तो यहाँ से L1 अगर मैं निकालूंगा तो πr1 लेना पड़ेगा। अब r1 कितना है, देखो 0.5 है, पाई इंटू 0.5। इसको क्या किस में बदल लो, अगर ये उड़ाऊंगा मैं दशमलव तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 1/2, यानी कि ये आ गया π/2, है ना, L1। और इस तरीके से L2 कितनी आ जाएगी, पाई, और r1 कितनी है 1.0, यानी कि ये आ गया पाई, और L3 इसी तरीके से पाई। अब R3 कितनी है, πr3 हो जाएगा ना। इस तरीके से देखो, चलो L3 πr3। अब जब ये πr3 है, तो देखो R3 हमें कितना है, 1.5 है ना। अब यहाँ से देखो पॉइंट उड़ाऊंगा तो 0 बढ़ जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3π/2। डन है स्टूडेंट। इसी तरीके से ये 2.0 भी निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ L4, ठीक है, तो πr4 लिखूंगा। ठीक है, πr4 यानी कि अब ये कितनी है 2, तो ये हो जाएगी 2.0, यानी कि 2π। डन। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो अगर मैं इसकी क्या बनाऊँ, AP बनाऊंगा अगर, है ना, तो AP इसलिए क्या बनेगी, π/2 पाई, 3π/2, है ना, 2π, और डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। कितने पदों तक, n = 13, यानी कि 13 पद है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ से ये पूछा है इन्होंने कि सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, s ज्ञात करना है, यानी कि सब, यानी कि सम्मिशन। ठीक है, तो सम्मिशन ये हो गया, n = 13, तो s 13 ज्ञात करना है ना। इसलिए अब देखो यहाँ से a = कितना हो गया, π/2। डन। यहाँ से, और d कितना हो गया, d भी कितना हो गया, π/2, है ना, पाई में से π/2 जाएगा तो π/2। ठीक, अब n भी हमें ज्ञात है, 13 है, तो क्या लगा देंगे हम फॉर्मूला, Sn। इसलिए Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ठीक, तो यहाँ यही करने की कोशिश करता हूँ मैं। चलो इधर ये मिटा देता हूँ, है ना। तो ये तो आपको वैसे ही पता होगा, लेकिन मैंने आपको फिर भी एक बार रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। तो देखो यहाँ से इधर को चल देंगे हम ये। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा। अब देखो जब ये n = 2 है, तो n/2 है, तो यहाँ से 13 है, तो 13/2, 2, और a कितना है, π/2 प्लस n कितना है, 13 -1, d कितना है, π/2, ये हो गया, है ना। तो 13/2, और 2 से 2 कट गया, यहाँ से पाई, प्लस ये हो गया 12π/2, तो 2 × 6 12, तो ये 13/2, और यहाँ से हो गया 12 बचा ना, यहाँ से 13 एक गया, 12π/2, 2 × 12, ये हो गया 7π। ठीक है, 2 × 12, ये हो गया 7π।
अब यहाँ से हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 13 सत्ते बोलो 91, 93 तो ये हो गया 91 पाई/2। तो ये कितना आ गया इसका S13, यहाँ लिखता हूँ S13 91 पाई/2 डन। तो यहाँ से ये इसका आ गया योग भैया, ठीक है। तो ये भी आपने देखा। अब हम चलते हैं इसी क्रम में अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है देखो, है ना। ये हुआ हमारा 19वां सवाल। देखो 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, यानी कि 200 लट्ठों की क्या है, एक ढेरी है, ठीक है। अब उन्हें इस प्रकार से रखा गया है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में कितने 20 लट्ठे हैं, है ना, और उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, यानी कि सबसे नीचे वाली जो होगी तो वो 20 लट्ठे वाली होगी, उससे ऊपर वाली 19 लट्ठे, उससे ऊपर वाली 18 लट्ठे, है ना। तो ऐसे ही कहा गया है इसमें, है ना। तो 18 लट्ठे और इत्यादि, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। सबसे नीचे वाली 20, फिर उससे 19, फिर उससे ऊपर 18, फिर उससे ऊपर 17, फिर 16, फिर 15, है ना। ऐसे ही रखा गया, ठीक। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना, ये हमसे कहा गया। तो यहाँ पर जो दिया है वो लिखते हैं, जो निकालना है वो लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रफ, ये आपने उतार लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ रफ इसको। ये है हमारा 19वां सवाल। तो देखो 19वां सवाल, ठीक है। कुल लट्ठे जो हैं 200 हैं, यानी कि S दे रखा है 200, ठीक। अब पहली पंक्ति में कितने हैं, अब AP अगर मैं इसकी बनाऊं तो AP बनेगी कुछ इस तरीके से 20, 19, 18, 17 और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है डन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से क्या कहा गया है, तथा ये है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो N = पूछा है ना। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना। तो वो देखते हैं हमें कि ये दिया गया निकालना क्या है। तो A = 20 दिया है, D = -1 हो जाएगा, है ना। 19 में से 20 जाएगा तो -1, ठीक है। और N हमें निकालना है, हमें S दिया है 200, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे, S ये है 200, है ना। तो SN। तो अब देखते हैं कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना। तो वो निकालना है हमें। तो अब देखते हैं इस फॉर्मूले कहाँ फिट बैठता है। तो SN, इसलिए SN बराबर N/2 होता है, 2A + N-1 × D होता है। ये हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला अच्छी तरीके से। अब यहाँ से ये 200 है, SN बराबर N हमें निकालना है 2A कितना है 20 है, प्लस N हमें निकालना है और -1 D कितना -1। तो यहाँ से ये है 400 हो जाएगा, है ना। 400 हो जाएगा ना ये। अब यहाँ से देखो ये है N, ये हो जाएगा 40 और प्लस, है ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में है ना तो यहाँ से इसको ओपन कर दो। तो यहाँ से ये अगर इस तरीके से लिखूँ मैं तो ये -N और ये +1, ठीक है। -1 की N से होगी तो -N, -1 की -1 से होगी तो प्लस, है ना। ये हो गया। तो इधर 40 और -N + 1 डन। यहाँ से देखो N और यहाँ से 40 + 1 41, तो 41 - N। अब इसकी N की अंदर मल्टीप्लाई करो तो 41N - N², और ये = 400 चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको इधर ले आओ तो -N² + 41N - 400 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो N² - 41N और प्लस 400 = 0, है ना। तो अब देखो 400, अब ये तो करना मैंने आपको सिखा रखा है ना। इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है। तो इसको जब समीकरण 1 देंगे तो ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गई स्टूडेंट, है ना। देख लिया होगा आपने, द्विघात समीकरण आ गई। तो ये द्विघात जब समीकरण है तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 400 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, प्लस करने पर 41 आना चाहिए। तो किस में तोड़ेंगे, तो ये आप किससे निकाल लेंगे, गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, है ना। अब ये देखो किस में टूटेगा, अगर मैं 25 16 करूँ, 6 पंजे 30, है ना। तो 6 पंजे 30, 30 का 0 और, है ना,
3 हासिल 6 दूनी 12 3 15 गुणा 5 2 0 2 4 10 2 3 4। ठीक है, तो ये किसमें टूट जाएगा 25 16 में। ठीक है, तो यहाँ से 25 प्लस 16 और n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लिया n माइनस 25 और माइनस 16 कॉमन लिया n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो यदि अगर आप लिख लेना n इज इक्वल टू 25 आ गया और n इज इक्वल टू 16 आ गया स्टूडेंट। अब देखो दोनों ही प्लस के आ गए हैं, है ना, तो हमें इसमें दुविधा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं A25 निकालूँ, है ना, तो A25, ठीक है, तो यहाँ पर किधर चले, इधर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो ये देखते हैं तो ये कैसा पता चलेगा कि A25 या 16 लें या 25 लें, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं हम। देखो A25 जैसा होता है तो इसको मैं A प्लस 24D लिख सकता हूँ। ठीक है, A25 को 24 प्लस A प्लस 24D लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना है हमारा 20 है, 20 प्लस 24। अब ये है D कितना है यहाँ -1 है, तो यहाँ से देखो 24 और -24, तो ये कितना है -4, यानी कि A25 जो है माइनस में है, इसलिए हम इसको, अब देखो चलो अभी प्रूफ देता हूँ आपको। अब A16 निकालो तो A प्लस 15D लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब ये है 20 प्लस 15 -1 और यहाँ से 20 -15 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। ठीक है, यानी कि A16। तो देखो ये प्लस आ रहा है ना, और ये माइनस आ रहा है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे, यानी कि 25 जो होगा नहीं होगा, है ना, 25 जो होगा n नहीं होगा। तो n का मान कितना मानेंगे आप, n इक्वल टू 16, इसलिए हमारा ये आंसर आ गया, है ना। इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, नोट करके, है ना, नोट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 25 हमारा आंसर नहीं है और 16 हमारा आंसर है, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस तरीके से देखा आपने 19वां सवाल स्टूडेंट, है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। जब दो प्लस पॉजिटिव आ जाए तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। हम चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, आज के 20वें सवाल की तरफ, 5.3 है। ठीक, डन। तो अब ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपने देख लिया होगा। तो ये आपने देखा। हम चलते हैं देखो 20वें सवाल की तरफ। तो मैं एक बार इसको भी पढ़ करके बताऊंगा आपको, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समीकरण लिखेंगे, जैसा कि हम शुरू से करते आए हैं। ठीक है, तो मैं देखो एक बार पढ़ता हूँ आपको पूरा सवाल। ठीक है, ये काफ़ी लंबा सवाल है, लैंग्वेज इसकी काफ़ी लंबी है। एक आलू दौड़ में, है ना, यानी कोई आलू दौड़ है, खेल है कोई, है ना, ऐसा मान लो। और प्राकृतिक स्थान पर, यानी कि वो प्राकृतिक और प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है ना स्टूडेंट, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। हैं, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, जैसे कि इसमें फिगर है बना हुआ, मैं बताता हूँ, है ना। जैसे मान लो ये बाल्टी है, ठीक है, ये कोई बाल्टी है और पहले आलू से कितनी दूरी पर है, एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो पहले आलू से, यानी मान लो पहला आलू अगर ये है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा से परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा है। तो जो अन्य आलू है तो वो 3-3 मीटर की दूरी पर है, इसे कहने का मतलब ये है। ठीक है, मान लो फिर एक आलू यहाँ रखा है। ठीक है, पहले तो एक आलू यहाँ रखा था, तो जो बाल्टी से कितनी दूरी थी, 5 मीटर। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। एक आलू यहाँ रखा है तो इसके बीच की दूरी भी कितनी है, 3 मीटर। फिर मान लो एक आलू यहाँ रखा है तो इसके बीच की दूरी कितनी है, ये 3 मीटर। डन। इस तरीके से कुछ फिगर है रखा है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो यानी कि ये अभी तो मैंने 4 ही रखे, है ना, ऐसे ही डॉट डॉट ये कितने रखे हैं, 10 आलू रखे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे फिगर में आ पाया वो 4 आलू आ पाए, लेकिन ये डॉट डॉट करके आप रख लेना, यानी कि 10 आलू रखे हुए हैं। ठीक है, तो कितने आलू हैं, 10। ये आपने देखा। प्रत्येक प्रतियोगी, है ना, 10 आलू रखे हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है ना। ठीक, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को, है ना, उठाती है, उसे लेकर वापस आकर
दौड़कर बाल्टी में डालती है ना, तो एक बार आएगी फिर जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरीके से 2 चक्कर हो जाएंगे उसके, ठीक है। दूसरी आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है ना। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं, ठीक। हाँ हाँ, इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़ेगी, है ना, यानी कि प्रत्येक प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, है ना, कुल दूरी पूछी है, ठीक है। तो हमें ऐसे ज्ञात करना है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक। अब इसमें संकेत दिया है एक, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर, है ना, तक दौड़ी गई दूरी को 2 × 5 + 2 × 5 + 3 इस तरीके से मतलब दोगुना देख लिया, है ना, यानी कि दोगुनी कर देनी है दूरी। तो जैसा कि वो एक बार आती है फिर जाती है ना, जो भी प्रतियोगी है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाते हैं अपना समीकरण, ठीक है। तो जो आलू है ना, तो जो पहले वाली दूरी है यानी कि 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5। और मैं इसकी AP बनाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना। पहले AP बनाता हूं, मैं लिखता हूं, है ना। तो यहाँ से पहला होगी 5, फिर 8, 3 मीटर की दूरी आगे बढ़ती जाएगी, फिर 8 3 11 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी, फिर ऐसे ही बढ़ती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 5, d बराबर कितना आ जाएगा 3, है ना, ये है। अब यहाँ पर इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो टोटल, है ना, n बराबर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, n बराबर कितना आ जाएगा 10, 10 आलू हैं, यानी गिनती आ गई है ना। तो जो नंबर है यानी गिनती है, तो n बराबर 10 है, ठीक। तो यहाँ से ये दिया है, अब यहाँ पर से निकालना है हमें योग, यानी कि अब n आ गया तो यानी कि h10 निकालना है, तो h10 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो देखो अब फॉर्मूला हमें सबको पता है ना, क्या करना है। तो देखो अब यहाँ से h10 = क्या होता है बोलो, 10/2 और 2 और ये 5 हो जाएगा प्लस n 10 - 1 × d, है ना, ये 3 आ गया और ये 5, ये 2 पंजे 10 प्लस, है ना, और ये 9 × 27, ठीक है। 10 में से गया 9 और 3 27, यहाँ से 5, ये हो गया 37, डन। यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 7 = 35 का 5, ठीक है। और 3 यहाँ से 5 × 15 और 3 18, ये कितना आ गया 185, h10। अब देखो ये आ गई हमारी 185, लेकिन इन्होंने हमसे कहा, क्या कहा गया था कि योग तो हमें ज्ञात करना था, है ना, कुल कितनी दूरी दौड़ेगी। तो इसमें से अब इसमें लैंग्वेज में भी कह रहा है ना कि, और संकेत में भी दे रखा है कि इनकी डबल करना है, यानी कि वो एक बार आएगी आलू रख के जाएगी, फिर दूसरी प्रतियोगी आएगी आलू निकालेगी, फिर रखेगी, फिर लेके फिर बाल्टी में रखेगी, तो यानी कि 2 चक्कर लगाएगी वो इस तरीके से। जब 2 चक्कर लगाएगी तो यानी कि जो आया है हमारा h10, तो इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे h10, इसलिए, है ना, इसलिए 2 × 185, ठीक है। तो 2 × 185, 2 पंजे 10 का 0, 2 8 16, 1 17, 2 × 2 1 370, ठीक है, डन स्टूडेंट। तो h10 हमारा कितना आ गया, यानी कि 10 किलोमीटर की, 10 आलू को जो उठाने में कुल दूरी लगाएगी, तो वो कितनी लगाएगी, 10 आलू को उठाने में जो प्रतियोगी हैं वो कुल कितनी दूरी चलेंगे स्टूडेंट, 370, है ना। अब ये 370 क्या था, ठीक है, मीटर, क्योंकि 5 मीटर की ये दूरी मीटर में दे रखी है, तो ये 370 मीटर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपने देखे आज के अपने 10 सवाल, यानी 5.3 के किसमें, पार्ट 2 में स्टूडेंट, है ना। तो ये हमने पूरी 5.3 कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। तो इसका आपको ये पार्ट 2 में देखने को मिल जाएंगे 11 से लेकर के 20 सवाल तक। तो इसके बाद में हम अगली कड़ी में क्या देखेंगे, यानी कि छठा चैप्टर, यानी कि वो क्या होगा, त्रिभुज, है ना, ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम देखेंगे अपने ट्राइंगल चैप्टर को, छठवें चैप्टर को। तो स्टूडेंट जब तक के लिए आप क्या करना होगा, पढ़ते रहिए, है ना, और स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को सॉलिड बनाते रहिए स्टूडेंट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट।